नमस्कार साथियों, आपके लिए लाया हूं एक और संस्कृत शिक्षण वीडियो की शानदार क्लास। साथियों, ये शिक्षण वीडियो की ऐसी क्लास है, इसमें आपके जो शिक्षण के साधन होते हैं उनके भी प्रश्न मिलने वाले हैं, सिद्धांत के विधि के सारे प्रश्न इसमें मिलने वाले हैं और ये टॉप मोस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ये क्लास रहने वाली है। साथियों, आप इस क्लास में अंत तक बने रहिए। 40 प्रश्नों की इस धमाकेदार जो क्लास है इसकी हम शुरुआत करते हैं और ये आज की और अंतिम क्लास रहने वाली है, जो आपके 27 और 28 फरवरी को जो पेपर होने वाला है साथियों, उसके लिए L2 के लिए वेरी वेरी मोस्ट क्लास रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से और हमारा जो पहला प्रश्न है साथियों यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे हम वाक्य के साथ पढ़ेंगे। शिक्षक से छात्राणाम प्रति दृष्टिकोण स्यात्, यानी शिक्षक का छात्रों के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक का छात्रों के प्रति दृष्टिकोण हमेशा ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आप शिक्षक है अगर आपका छात्रों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार हमेशा ही होना चाहिए। नाटक पाठ योजनायाम शिक्षके रंगमंच करेति, यानी नाटक पाठ योजना में शिक्षक का रंगमंच पर क्या मतलब तरीका होता है। ठीक है, तो रंगमंच पर जो साथियों नाटक के पाठ योजना में होता है तो वो आपका क्या होगा, अभिनय, यानी शिक्षक एक अभिनय के तौर पे वहां पर रंगमंच पे अभिनय करता है। अभिनय का मतलब ये नहीं कि डांस करते हैं, नहीं, शिक्षक यानी अपनी वाणी का ऐसा प्रयोग करते हैं जैसे कि अभिनय की तरह बोला जाता है। अगला सवाल है तीसरा। शिक्षाए सर्वो उत्कृष्टम उद्देश्यम किम, यानी शिक्षा का सर्व उत्कृष्ट जो उद्देश्य है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य होता है साथियों, बिल्कुल राइट है क्या, सुनागरिक निर्माण, यानी अच्छे नागरिकों का निर्माण करना ही शिक्षा का उत्कृष्ट उद्देश्य होता है। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चौथा सवाल है साथियों। व्याकरण से पर्यायो अस्ति, यानी व्याकरण शिक्षण का पर्याय है। ठीक है, तो यहां पर व्याकरण शिक्षण का जो प्रयोग है वो किसमें होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पर शब्द अनुशासनम, ये वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो महाभाष्य में व्याकरण को शब्द अनुशासन कहा गया है। ठीक है, अगला हमारा सवाल है यहाँ पे। नाटक पाठ योजनायाम शिक्षके, ठीक है, रंगमंचे करेति, नाटक पाठ योजना में शिक्षक का रंगमंच पर किस प्रकार से रोल होता है। तो अभी इसका पहले भी आया था साथियों, अभिनय होता है। ठीक है, अभिनय, नाटक शिक्षण में अभिनय प्रदान होता है शिक्षक, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा सवाल है। आदर्श वाचन से प्रयोजन मस्ती, यानी आदर्श वाचन का प्रयोजन क्या होता है। ठीक है, तो आदर्श वाचन का प्रयोजन होता है साथियों, वो होता है उच्चारण शिक्षण से, यानी उच्चारण का अच्छा तरह से प्रयोग, शिक्षण में अच्छा उच्चारण होना चाहिए, ये आदर्श वाचन होता है। और आदर्श वाचन होता है साथियों उसका शुद्ध उच्चारण ही होता है बिल्कुल, और ये शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है। पंचपदीय पाठ योजना या अंतिमे पदे भवति, यानी पंचपदीय पाठ योजना का अंतिम पद कौन सा होता है। तो यहां पर साथियों अंतिम पद है आपका चौथा रहेगा अभ्यास कार्य। ये हर्बट की जो पंचपदीय प्रणाली है पाठ योजना, उसका अंतिम पद आपका क्या होता है, अभ्यास कार्य होता है, ये वाला ऑप्शन रहेगा। आठवां सवाल है। कल्पना शक्ति विकासाय सर्वाधिक उपयुक्त पाठ्य अस्ति, यानी कल्पना शक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाठ कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कल्पना शक्ति के विकास के लिए जो उपयुक्त पाठ होता है वो आपका कथा पाठ रहेगा साथियों। कौन सा, कथा पाठ रहेगा। ठीक है, कल्पना शक्ति के विकास के लिए सबसे उपयुक्त जो पाठ होगा वो आपका कथा पाठ रहेगा। अगला हमारा नौवां प्रश्न है। शिक्षकेण कर्तनम वाचनम को अस्ति, यानी शिक्षक का जो कार्य है वो वाचन में क्या होता है। तो शिक्षक का जो वाचन में कार्य होता है वो होता है आदर्श वाचनम, शिक्षक हमेशा ही आदर्श वाचन करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर साथियों वाचन तीन प्रकार के होते हैं, देखो से सवर वाचन तीन प्रकार के होते हैं। पहला आदर्श वाचन जो शिक्षक करता है, अनुकरण वाचन होता है जो छात्र करता है, और एक होता है समवेत वाचन जिसे हम सामूहिक वाचन भी कहते हैं, ये सभी छात्रों के द्वारा मिलकर किया जाता है। इसका भी एक प्रश्न आपसे बन सकता है। अगला हमारा प्रश्न है। संस्कृत शिक्षण से सर्वप्रथम उद्देश्यम भवति, यानी संस्कृत शिक्षण का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। ठीक है, तो संस्कृत का जो सर्वप्रथम जो उद्देश्य होता है साथियों वो क्या होता है, ग्रहण करना होता है, यानी ग्रहणात्मक होता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा साथियों। और यहाँ पर आप वाक्य भी पढ़ सकते हैं आपको अगर टाइम है तो, ठीक है, वरना आप स्पीड में भी देख सकते हैं। अगला सवाल है। पाठ योजनाएं प्रथमे निर्माण करता आसित, यानी पाठ योजना का प्रथम निर्माणकर्ता कौन है। ठीक है, तो पाठ योजना का प्रथम निर्माणकर्ता आपके साथियों है, बिल्कुल राइट है, हर्बर्ट मोदी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों यहाँ पर। अगला हमारा सवाल है। योजनाएं अभावे शिक्षण कार्य भवति, यानी योजना के अभाव में शिक्षण कार्य कैसा होता है। ठीक है, तो योजना के अभाव में, यानी आप अगर पाठ योजना बना के नहीं पढ़ाएंगे तो चौथा ऑप्शन रहेगा कि ए रोचक और उद्देश्यहीन, ये वाला पाठ शिक्षण कार्य रहेगा। ठीक है, ए रोचक भी होता और उद्देश्यहीन भी हो जाएगा, यानी ए रोचक और उद्देश्यहीन दोनों ही कार्य उस शिक्षण में होना शुरू हो जाएगा। अगला सवाल है। लिखिता अभिव्यक्ति उद्देश्य पूर्ति भवति, यानी लिखित अभिव्यक्ति से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो यहां पर लिखित अभिव्यक्ति से जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वो बिल्कुल राइट है, सुक्तिराम वाक्य प्रयोग, यानी सुक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना इस उद्देश्य की पूर्ति होती है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
अगला है दृश्य साधनेषु परंपरागतम साधनम वर्तते, यानी दृश्य साधन का जो परंपरागत साधन है ना वो कौन सा है, तो परंपरागत साधन आपका कौन सा है, शामपट है। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। शामपट एक दृश्य साधन है जो कि प्राचीन समय से ही अध्यापक का सच्चा मित्र माना जाता है। अगला है द्रुत पाठ्यस्य महत्वपूर्ण पदम अस्ति, यानी द्रुत पाठ का महत्वपूर्ण पद कौन सा होता है, तो द्रुत पाठ किसका महत्वपूर्ण पद होता है, तो आप सभी को पता है साथियों ये मौन पाठ का पद होता है। किसका होता है, मौन पाठ का पद होता है। हम वाक्य देख लेते हैं साथियों, मौन पाठ कितने प्रकार का होता है, तो मौन पाठ 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है सामान्य मौन पाठ, एक होता है गंभीर मौन पाठ और एक होता है द्रुत। द्रुत का मतलब तेज गति से पढ़ना, तो ये भी आपको प्रकार याद रखने हैं। साथियों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षक के कक्षायाम कम में आश्रित पाठ्यति, यानी शिक्षक का कक्षा में किसके आश्रय पर पढ़ाया जाता है, यानी किसके आधार पर, किसको मतलब सहायता ली जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है आश्रय यानी किसकी सहायता लेकर पढ़ाया जाता है। सुधाखंडम यानी चौक का भी, श्यामपट्टम श्यामपट्ट का भी, और पाठ्यपुस्तक यानी किताब का भी, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। सुधाखंडम वाला चौक होता है साथियों, इन सभी का प्रयोग शिक्षक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला हमारा सवाल है चरित्र संस्कार शिक्षणम कस्य शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम वर्तते, यानी चरित्र और संस्कार शिक्षण के लिए शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है नाटक शिक्षणम। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, यहाँ पर संस्कार और चित्र निर्माण नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। 18वां सवाल है गद्य शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति, यानी गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो गद्य शिक्षण का उद्देश्य छात्राणाम शब्द भंडार वृद्धि, बिल्कुल राइट है। छात्र कल्पना शक्ति विकास से, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होना, छात्र नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये सभी, यानी इन सभी का ही गद्य शिक्षण के जैसा क्या होगा उद्देश्य पूरा होता है। अगला सवाल है पाठ योजना भवती, पाठ योजना क्या होती है साथियों, दैनिक पाठ योजना ये भी होती है, साप्ताहिक पाठ योजना ये भी होती है, मासिक पाठ योजना ये भी होती है, उपयुक्त सभी। साथियों ये सारी ही पाठ योजना के अंतर्गत आती है और आपको याद रखना है। अगला सवाल है भरते मुने मनता अनुसार नाटक से कति उद्देश्यम, यानी भरत मुनि के अनुसार नाटक के कितने उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार नाटक के त्रय उद्देश्य होते हैं, कितने, त्रय यानी 3 उद्देश्य होते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने नाटक के 3 उद्देश्य यहाँ पे बताए हैं, और अब यहाँ पे 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हितोपदेशनम जन्म, विश्रांति जननम और विनोद जन्म। ठीक है, हितोपदेश, विश्रांति और विनोद, ये तीनों आपको याद रखना चाहती हूँ। अगला हमारा प्रश्न है कक्षायाम अध्यापनम समये शिक्षका कुत्र ध्यानम पूर्ति, यानी कक्षा अध्यापन के समय शिक्षक का जो ध्यान है ना वो किस ओर होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक का जो ध्यान है ना साथियों वो हमेशा ही मंद बुद्धि छात्रों की ओर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो छात्र कमजोर होते हैं, तो कक्षा में उनका अध्यापक को ध्यान रखना जरूरी है, यानी मंद बुद्धि बालकों का ध्यान रखना जरूरी है। अगला हमारा सवाल है संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्य, यानी संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। ठीक है, तो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका रहेगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर भारतीय संस्कृति परिचय, यानी भारतीय संस्कृति का परिचय, सब अध्याय प्रति छात्राणाम अभिरुचि, यानी सब अध्याय के प्रति छात्रों की अभिरुचि उत्पन्न करना, शुद्ध उच्चारण से सामर्थ्य, यानी शुद्ध उच्चारण का सामर्थ्य प्रदान करना, यानी ये सभी मुख्य उसके उद्देश्य रहते हैं। अगला हमारा सवाल है साथियों संस्कृत शिक्षण किम श्रव्य साधनम उपयोगितम नास्ति, यानी संस्कृत शिक्षण में किस श्रव्य साधन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आकाशवाणी श्रव्य साधन है, ग्रामोफोन श्रव्य साधन है, टेप रिकॉर्डर श्रव्य साधन है, लेकिन मानचित्र ना ये कोई श्रव्य साधन नहीं होता है। अगला सवाल है साथियों पठन से मुख्यतः कति भेदा संति, यानी पठन का मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो पठन के मुख्यतः केवल 2 ही भेद होते हैं, कौन कौन से, एक तो शेष सवर पठन और एक होता है मौन पठन, तो ये 2 प्रकार होते हैं साथियों, ये भी मोस्ट सवाल है। 25 नंबर सवाल है साथियों प्रश्नोत्तर कौशल से प्रथम सोपानम किम अस्ति, यानी प्रश्नोत्तर कौशल का प्रथम सोपान कौन सा होता है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर कौशल का जो प्रथम सोपान होता है वो बिल्कुल राइट है प्रश्न निर्माणम, यानी प्रश्नाम निर्माणम, यानी प्रश्नों का निर्माण करना, ये प्रश्नोत्तर कौशल की पहली सीढ़ी होती है, प्रश्नों का निर्माण करना है। अगला हमारा सवाल है भाषा अधिगम से अवयवा कति संति, यानी भाषा अधिगम का कितने अवयव होते हैं, तो भाषा अधिगम के 4 अवयव होते हैं, कितने अवयव, 4, कौन से, LSRW। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भाषा अधिगम के 4 अवयव होते हैं, श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, ये 4 प्रकार होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है संस्कृत शिक्षण मौखिक अभिव्यक्ति के में साधन अस्ति, यानी संस्कृत शिक्षण के मौखिक अभिव्यक्ति में किस साधन का उपयोग किया जाता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है तो समूह परिचर्चा इसमें मौखिक अभिव्यक्ति होती है, कथा कथनम इसमें मौखिक अभिव्यक्ति होती है, कविता पाठ में भी होती है, यहाँ पर सभी रहेगा साथियों, इन सभी में मौखिक अभिव्यक्ति होती है। अगला हमारा सवाल है पाठ योजना या प्रारूपम वर्तते, यानी पाठ योजना का प्रारूप होता है, तो यहाँ पर साथियों पाठ योजना का जो प्रारूप होता है तो इसमें देखिए साथियों मूल्यांकन पाठ योजना, ब्लूम पाठ योजना, हर्बर्ट पाठ योजना या सर्वोपि,
तो मूल्यांकन ब्लूम और हर्बर्ट तीनों प्रकार की पाठ योजना इसके अंतर्गत होती है साथियों। बिल्कुल सारे आंसर रहेंगे, यानी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला हमारा सवाल है, पाठ योजनायाम आविर्भाव कुत्ते करते वर्तते। ठीक है, पाठ योजना का जो आविर्भाव यानी शुरुआत है ना, वो कहां से हुई है। ठीक है, तो इसकी योजना की शुरुआत है साथियों, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने यहाँ पे की थी। पाठ योजना का प्रारंभ ही गेस्टाल्ट वादियों के माध्यम से हुआ था। अगला हमारा सवाल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूपेण कस्योपरि निर्भर अस्ति। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य रूप है ना, वो किस पर निर्भर करता है। तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो जो शिप पर निर्भर करता है वो बालक पर करता है। जब बालक ही नहीं आएगा तो कहां से शिक्षण अधिगम होगा। अगला हमारा सवाल है साथियों 31 नंबर, ब्लूम कस्य शिक्षण आयुष्य विकासम एक्टरोत्तर। यानी ब्लूम के शिक्षण आयु में विकास किसका किया जाता है। ठीक है, तो ब्लूम के शिक्षण आयु में किसका विकास यहाँ पे किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, कौन सा रहेगा साथियों, बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व अधिगम आयु का इसमें विकास किया जाता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। अगर हमारा सवाल है साथियों यहाँ पर, अधिगम कथ्यते, अधिगम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों अधिगम किसे कहते हैं, परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन, यानी परिपक्वता से व्यवहार में परिवर्तन, ये भी है। व्यवहार से प्रत्येक व्यवहार से परिवर्तन, ये भी सही है। अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन, ये भी सही है। यहाँ पर उपयुक्त सर्वाणी, ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन सभी से ही क्या होता है साथियों, अधिगम होता है। जैसे परिपक्वता, व्यवहार में परिवर्तन, एक व्यवहार में परिवर्तन, ये सारे इसके ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेंगे। अगला हमारा सवाल है साथियों, अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशल से घटके नास्ति। यानी अन्वेषण प्रधान कौशल का घटक नहीं है। ठीक है, तो अन्वेषण प्रधान कौशल घटक नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन रहेगा पुनः केंद्रण प्रवृत्ति है ना, ये अन्वेषण प्रधान कौशल प्रश्न कौशल का घटक नहीं है। बाकी तीन आपके कौशल रहेंगे। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे, निदान से अर्थमस्ति। यानी निदान का अर्थ होता है अधिगम विषयम कठिनम दोषानाम चे दूरीकरणम इति परिभाषा स्थिति। यानी अधिगम विषय में कठिन जो शब्दाश है, ठीक है, या जो कठिनाइयां है उनको दूरी करना ही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है साथियों। ठीक है, तो ये गुड मोदी ने दी है। किसने दी है, गुड मोदी ने कहा है। ठीक है, निदान के बारे में ये परिभाषा उन्होंने दी है। अगला हमारा सवाल है, अधिगम साधनम नास्ति। अधिगम का साधन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो दूरदर्शन होता है, पुस्तक होती है, आकाशवाणी होती है, लेकिन जो फल है ना वो कोई भी अधिगम का साधन नहीं रहता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, भाषण भाषा अधिगम से अवयव्या कति। यानी भाषा अधिगम के कितने अवयव होते हैं। तो भाषा अधिगम के 4 अवयव। कौन सा होता है, 4 अवयव। कौन से, LSRW, ये वाला आपको रूल याद रखना साथियों। LS और क्रम भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या का। यानी संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है। तो संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या है वो दोषपूर्ण पद्धति है। इसमें क्या है, दोषपूर्ण पद्धति है, ये इसकी प्रमुख समस्या रहेगी संस्कृत शिक्षण की। 38 नंबर सवाल है साथियों, पाठ्य पुस्तक से स्थानम शिक्षक महत्वपूर्ण विधि थे। यानी पाठ्य पुस्तक का जो स्थान है ना वो शिक्षण में महत्वपूर्ण होता है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पे देखो, बाल का नाम ज्ञान से सीमाया विस्तार है, व्यवहारिक ज्ञान से संपादन, छात्रेषु स्वाध्याय प्रतिरूपेण प्रति रुच्यात्पादनम, ठीक है, और उपयुक्त नाम सर्वेक्षण उद्देश्य। ठीक है, उपयुक्त सभी के लिए ये साथियों रहती है। बिल्कुल राइट आंसर है। हम थोड़ा सा इसका विस्तार भी देख लेते हैं। देखो वाक्य देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक के द्वारा बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार, व्यवहारिक ज्ञान का संपादन, छात्रों में रुचि उत्पादन, स्वाध्याय के प्रति, ये सारे ही होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। अगला हमारा सवाल है, माध्यमिक स्तर संस्कृत से का प्रणाली उपयुक्त। यानी माध्यमिक स्तर पर संस्कृत की किस प्रणाली को उपयुक्त माना जाता है, तो वो रहती है साथियों आगमन निगमन प्रणाली को। वेरी राइट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। अगला हमारा सवाल है, पतंजलि महोदय प्रवर्तित नस्ति। यानी पतंजलि महोदय के द्वारा किस विधि को प्रवर्तित किया गया है, तो इसकी है साथियों निगमन विधि। निगमन विधि ही इन्होंने दी है साथियों। बिल्कुल राइट आंसर है। और आज का और अंतिम सवाल है साथियों, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रादुर्भाव कदा भवते। यानी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आविर्भाव कब हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था 1968 में। ये वाला नहीं है साथियों, 19 नहीं साथियों, ये भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंटिंग हो गया साथियों। ठीक है, ये 1868 नहीं, 1986। ठीक है, यहाँ पे आप जब देखेंगे साथियों तो यहाँ पे 1968 में प्रथम हुई थी। ठीक है, और 1986 में साथियों यहाँ पर सेकंड शिक्षा नीति आई थी। और यहाँ पर अभी 2020 के अंतर्गत यहाँ पे थर्ड शिक्षा नीति आई थी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा नहीं है तो आपको 1968 आपको याद रखना साथियों प्रथम। ठीक है, दूसरी की बात हो जाए तो 1986 और तीसरी आ जाए तो 2020। साथियों ये संस्कृत शिक्षण वीडियो के टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन थे साथियों। ये वीडियो हमारा कैसा लगा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए साथियों। 27-28 फरवरी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक लेवल 2 के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।